कि बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। क्या आप इस कथन से पूर्णतः सहमत हैं? आपके ऑप्शंस हैं। क्या आप इस कथन से पूर्णतः सहमत हैं? दूसरा है संभवतः सहमत हैं, तीसरा है असहमत हैं और चौथा है कुछ सीमा तक सहमत हैं। तो अब आपको बताना है कि क्या बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी इंसान में कोई भी चीज़ जन्मजात नहीं होता है। इंसान हर कुछ जो कुछ भी वो सीखता है, जो भी उपलब्धि वो हासिल करता है, वो सब कुछ इसी संसार में, इसी समाज में ही करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि भाई मैं पूरी तरह से असहमत हूँ। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि उसमें जन्मजात कोई भी भावना नहीं होती है। वो सब कुछ वो समाज से ही सीखता है और समाज को ही देता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बालक की शैक्षणिक प्रगति दिन प्रतिदिन गिरावट की ओर जा रही है, इसका निम्न में से प्रमुख कारण होगा। तो अब आपके पास कारण है, 4 ऑप्शन से बताना है कि सही कौन सा है। पहला है वो धन कमाने लगा है, दूसरा है वो गलत संगत में पड़ गया है, अध्यापक ठीक से नहीं पढ़ाते हैं और चौथा है बालक को पढ़ने में अब कोई रुचि नहीं है। ठीक है, रुचि का क्या है, उसको तो जैसे हम लोग बच्चे को सिखाएंगे वो ऐसा ही ढल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, उस बच्चे की शैक्षणिक प्रगति जो दिन ब दिन गिरावट हो रही है, वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कि वह गलत संगत में पड़ गया है, क्योंकि वो बच्चा है, धन नहीं कमाएगा। अध्यापक ठीक से नहीं पढ़ाते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बालक को पढ़ने में रुचि नहीं है, ये सही नहीं होगा, इसलिए कि बालक की रुचि तो टीचर उनको मोटिवेट करके इंटरेस्ट क्रिएट कर देंगे, लेकिन अगर वो किसी गलत संगत में पड़ गया है तो उनकी जो शैक्षिक प्रगति है उसमें बाधा उत्पन्न होगी। आगे है अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में नारी शिक्षा के संदर्भ में आपका मानना है कि ऑप्शंस है यह पर्याप्त तथा उपयोगी है, यह अपर्याप्त एवं असंबंधित है, यह अभी और थोड़ा विकास चाहती है, इस पर व्यय करना नहीं करना चाहिए। तो नारी शिक्षा के संदर्भ में क्या है कि नारी शिक्षा के ऊपर व्यय नहीं करना चाहिए, क्या अभी ये और विकास चाहती है, ये अपर्याप्त है या फिर पर्याप्त है। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा कि हाँ, ये आज भी अपर्याप्त है, क्योंकि नारी की शिक्षा में पूरी तरह से पर्याप्त किसी भी तरह से उनको फुलफिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षरता अभियान में आप किस प्रकार अपना योगदान दे सकते हैं। नौकरी करके, स्वयं को साक्षर करके, साक्षरता का महत्व बताकर या 2 निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर करके। साक्षरता में आप अपना योगदान कैसे दे सकेंगे। आई होप कि ये सबको आता है। लड्डू क्वेश्चन है ये। देखिए, अगर आपने जीवन में किसी भी एक व्यक्ति को साक्षर कर दिया तो समझिए कि आप धन्य हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 2 व्यक्तियों को कम से कम साक्षर करिए। अगर इंसानी रूप में जन्म लिए हैं और फॉर्चुनेटली यू आर अ टीचर, तो आप कम से कम 2 लोगों को साक्षर तो कर ही सकते हैं ना। टीचर्स तो कितने लोगों को साक्षर कर देते हैं, लेकिन यहाँ 2 निरक्षर लोगों को साक्षर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा अध्यापक बनने के लिए आवश्यक है क्या क्या। आपके ऑप्शंस हैं समृद्ध परिवेश और ऊंची पहुंच, सेकंड है व्यक्तिगत प्रयास और उपयुक्त प्रशिक्षण, थर्ड है स्वस्थ शरीर और खानदानी संपन्नता और चौथा है उपयुक्त शिक्षा और आर्थिक संपन्नता। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत प्रयास और उपयुक्त प्रशिक्षण। देखिए, एक अच्छा अध्यापक बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि भाई आप बहुत ऊंचे घराने से आते हैं, ये भी ज़रूरी नहीं कि बहुत ऊंची पहुंच रखते हैं, जैसे एमएलए के बेटा हो गए हैं, सीएम के बेटे हो गए हैं, पीएम के बेटे हो गए, कोई ऊंची पहुंच के लिए इनके लिए आवश्यक नहीं है। स्वस्थ शरीर और खानदानी संपन्नता ये भी आपका इनकरेक्ट है, और आर्थिक संपन्नता, गरीब आदमी भी टीचर बनता है, अच्छा टीचर बनता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कि व्यक्तिगत प्रयास और उपयुक्त प्रशिक्षण से एक अच्छा अध्यापक बना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर है कि कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले छात्रों के लिए उपयुक्त होगा।
क्या उपयुक्त होगा? आपके ऑप्शंस हैं, अध्यापक अतिरिक्त समय देकर उन्हें पढ़ाएं। दूसरा है ऐसे छात्रों को अलग कक्षाएं चलाई जाएं। तीसरा है उन्हें कम गृह कार्य दिया जाए। और चौथा है पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया जाए। तो आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए क्वेश्चन 6 का? देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा कि देखिए बच्चे हैं ना वो, उनको पुरस्कार प्रदान करिए, उसका उत्साह बढ़ाइए, उसको इनकैरेज करिए कि यस यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो बेटा। इस तरह से बच्चे को लगेगा कि हाँ अभी मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी प्रायः विद्यालय में विलंब से आता है, ऐसी दशा में आप क्या करेंगे? आपके ऑप्शंस हैं, उन्हें दंड देकर सुधारने का प्रयास करेंगे, उनके अभिभावकों को इनकी जानकारी दे देंगे, तीसरा है विलंब से आने का कारण जानकर उनके निराकरण का प्रयास करेंगे, या चौथा है प्राचार्य से उनकी शिकायत करेंगे। तो इसमें तो एक भी मिनट देरी नहीं लगेगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आप कारण जानने की कोशिश करिएगा कि बच्चा आप लेट आए हो तो क्यों आए हो बेटा, किस कारण से आप लेट आए हो, क्योंकि बच्चा ऑटोमेटिक है कि रोज़ अगर वो लेट आ रहा है, रोज़ अगर वो टाइम पे आता है और अगर एक आध दिन वो लेट आ रहा है तो उसके कारण को जानकर और जो भी आपसे बन पड़े निराकरण करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम शिक्षा की शैली है, क्या शैली है? आपके पास ऑप्शंस हैं, प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुरूप होनी चाहिए, मंद छात्रों के अनुरूप होनी चाहिए, और तीसरा है प्रतिभाशाली छात्रों के अनुरूप होनी चाहिए, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप लोगों का सर आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा सर प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुरूप होनी चाहिए। भाई उत्तम शिक्षा प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिक टाइप का होनी चाहिए, उनके वैल्यू को कैरी करना चाहिए। तो इस तरह से आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है सर, अध्यापक होने के नाते छात्रों को गृह कार्य समय से करने के लिए आप निम्न में से क्या करेंगे? अध्यापक होने के नाते छात्रों को गृह कार्य समय से करने के लिए आप क्या उपाय लगाएंगे? आपके ऑप्शन हैं, उनको कार्य करने के लिए प्रेरणा करेंगे, प्रेरणा देंगे, छात्रों को उनकी योग्यता अनुसार गृह कार्य देंगे, गृह कार्य के महत्व को बताएंगे, और लास्ट है छात्र की सहायता करेंगे। तो इनका सबसे सटीक आंसर क्या हो जाएगा कि भाई उनको उनके आयु के अकॉर्डिंग गृह कार्य देंगे। ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। बच्चे को उनकी योग्यता के अनुसार ही देंगे। ऐसा नहीं कि क्लास 2 का बच्चा है तो 8 का दे देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार से शिक्षा के स्तरोन्नयन के लिए सर्वाधिक आवश्यक है? तो आपके विचार से शिक्षा का स्तरोन्नयन के लिए सबसे अच्छा पॉइंट क्या होना चाहिए? आपके ऑप्शन है, विद्यालय को पूरी सुविधा प्रदान करना, अध्यापक को उच्च वेतनमान देना, तीसरा है छात्र अभिभावक और अध्यापक संबंध सुदृढ़ करना, और लास्ट है शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 10 का? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 10 का सी। छात्र अभिभावक और याद है अध्यापक, इन तीनों के संबंध को सुदृढ़ करेंगे और मिल करके उस बच्चे पे कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी राय में अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? देश प्रेम, खेल भावना, विद्वता और व्यावसायिक निष्ठा। आपके अनुसार से यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? आपके अनुसार आंसर यहाँ पर हो जाएगा व्यावसायिक निष्ठा, कि अगर आपका व्यवसाय टीचिंग है तो उसके प्रति आप निष्ठावान रहिए, काम से चोरी नहीं करिए और अपना 110% टीचिंग में डेडिकेट कीजिए। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र, आपके ऑप्शंस हैं, चुपचाप शांत बैठे हो, बी है प्रश्न पूछने और उत्तर देने में तत्पर हो, तीसरा है अध्यापक की हर बात लिख देते हो, या चौथा है साफ सुथरे और स्कूल ड्रेस में हो। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी को देखते ही एकदम है ना दिल कूद रहा है कि इसको आंसर टिक किया जाए। प्रश्न पूछने और उत्तर देने में एकदम तत्परता दिखाए बच्चा, इससे अच्छा टीचिंग और क्या हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक की वे विधियां जो कारणों एवं उनके परिणामों के संबंधों की खोज करती है।
ठीक है, क्या सवाल है? अध्यापक की वे विधियाँ जो कारणों एवं उनके परिणामों के संबंधों की खोज करती है वो होती है क्या? पहला है विकासात्मक, दूसरा है तुलनात्मक, तीसरा है उपचारात्मक और चौथा है प्रयोगात्मक। ठीक है, तो हम सभी जाएंगे ऑप्शन नंबर डी की तरह। प्रयोग करना, ये सबसे बेस्ट, खोज के लिए सबसे अच्छा प्रयोगात्मक होती है। अगला है बच्चों की वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियाँ कैसी होती है? ऑप्शन से बहुमुखी हो जाती है, सुदृढ़ और सीमित हो जाती है, तीसरा है अपेक्षाकृत अनियमित दिशा में अग्रसर हो जाती है और चौथा है प्रकृति व संख्या में पहले के समान रहती है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा आपका बहुमुखी प्रतिभा। सुने आप लोगों ने, बहुमुखी हो जाती है। बच्चों के वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियाँ बहुमुखी हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नवोदय विद्यालय प्रारंभ किए गए हैं, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट में चलाती है ना, JNV जवाहर नवोदय विद्यालय पहले था, अब बदल करके PM श्री नवोदय विद्यालय हो गया है, पिछले साल से बदल करके। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कब प्रारंभ किए गए थे, कैसे? ग्रामीण बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, मंदबुद्धि बच्चों के लिए या प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों के लिए? तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका डी, प्रतिभाशाली और ग्रामीण बच्चों के लिए ये जो नवोदय विद्यालय है ये प्रारंभ किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें खाना वगैरह, यूनिफॉर्म्स, यहाँ तक कि सोप, डिटर्जेंट और टूथपेस्ट, टूथब्रश तक भी, स्लीपर तक भी दिया जाता है, तो उनको पता है कि ये प्रतिभाशाली तो हैं किंतु ग्रामीण बच्चे हैं और इनके पास ज़्यादा सोर्सेज नहीं हैं, इसीलिए नवोदय विद्यालय चलाए गए हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक बालक जो संतुलन, सुथरेपन और स्वच्छता का अनुपालन करता है, तो यह सूचक है किसकी? बालक की रुचि का, अभिवृत्ति का, प्रशंसा का और मूल्य का। आपको बताना है आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। बिना देरी किए हम लोग चलेंगे और यहाँ हो जाएगा क्या? प्रशंसा का, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जितना बालक की हम प्रशंसा करेंगे बच्चे और मोटिवेट होते जाएंगे और वो सारे काम और अच्छा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, अध्यापक को कक्षा में पढ़ाते समय सबसे अधिक प्रसन्नता तब होती है जब, ऑप्शंस हैं, सभी विद्यार्थी शांत होकर ध्यानपूर्वक उनको सुनते हैं, शिक्षण के दौरान प्रश्न पूछते रहते हैं, या तीसरा है ब्लैक बोर्ड पर लिखे जाने पर अपनी कॉपियों में लिखते हैं, या लास्ट है एक दूसरे छात्र से पूछ कर लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सुनकर ही अच्छा लग रहा है ना, सभी विद्यार्थी शांत होकर ध्यानपूर्वक टीचर को सुन रहे हैं, और जब वो टीचर को सुनेंगे तभी तो वो उस काम को कर पाएंगे। लर्निंग बाय डूइंग, है ना, टीचर को करते हुए देख रहा है, फिर वो उस खुद में इम्प्लीमेंट करेगा और इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट है, कक्षा कक्ष में विचार और संप्रेषण, कम्युनिकेशन निर्भर करता है, आपके ऑप्शन है, कक्षा की अंतःक्रियाओं पर, अध्यापक के भाषण कला पर, विषय की कठिनाई पर और छात्रों की योग्यता पर। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कक्षा की अंतःक्रियाओं पर, क्योंकि बात हो रही है कक्षा कक्ष की, तो वहाँ पर जो कम्युनिकेशन निर्भर हो रहा है, तो कक्षा के अंतर में क्या क्या क्रियाएं चल रही है उस पर डिपेंड करता है ना, बच्चे उस टॉपिक पर बोलेंगे। नेक्स्ट वन है 19, छात्र अधिगम अध्ययनशील बने इसके लिए आवश्यक है, आपके ऑप्शन से छात्रों में रुचि जागृत करना, कक्षा कार्य अधिक देना, गृह कार्य अधिक देना, लेखन कार्य अधिक करवाया जाए। तो आपका कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा? 19 का। 19 का आंसर ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? छात्रों में, स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट डेवलप करना, इंटरेस्ट क्रिएट करना। अगर उसका इंटरेस्ट उसमें है तो वो काम तो करेगा ही, लेकिन अपना पर्सनल एफर्ट भी उस पर लगाएगा, तो वो काम अपने आप क्या हो जाएगा? इट विल बी बेटर, अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, नवोदय विद्यालयों में बालक को प्रवेश दिया जाता है,
नवोदय विद्यालयों में बालक को कैसे प्रवेश दिया जाता है, कब दिया जाता है? आपके ऑप्शन है कक्षा तृतीय से, कक्षा पंचम से, कक्षा षष्ठ से और कक्षा नवम से। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा सी। सभी को पता है, आप लोगों को पता है सर, कि जो कक्षा षष्ठम है इट मीन्स कि क्लास 6 से ही नवोदय विद्यालय शुरू होता है। इसका सबसे मेन रीज़न क्या है? क्योंकि बच्चों को हॉस्टल में रहना है, बच्चे को अपना खुद का ख्याल रखना है, खुद के यूनिफॉर्म्स भी धोने हैं, खुद को तैयार भी करना है, खुद का ख्याल भी रखना है। तो छोटे बच्चे तृतीय और चतुर्थ के चले जाएंगे तो वो खुद का ख्याल नहीं रख पाएंगे। इसीलिए नवोदय विद्यालय क्लास 6 से ही स्टार्ट होती है और वो 12 तक होती है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है इलाहाबाद, नई दिल्ली, चेन्नई और मुंबई। तो आई थिंक अगेन इट इज़ अ लड्डू क्वेश्चन। आपका आंसर कहाँ हो जाएगा? न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी। एनसीईआरटी का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, इनका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, व्यवसाय परक शिक्षा का तात्पर्य है क्या है? ऑप्शन है शिक्षा से व्यवसाय मिले, शिक्षा और व्यवसाय दोनों ही मिले, तीसरा है किसी व्यवसाय में शिक्षा दी जाए और चौथा है शिक्षा के साथ व्यवसाय की जानकारी हो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा से व्यवसाय मिले। कि अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो हमें व्यवसाय करने के लिए एलिजिबल होंगे और एबल होंगे। तो शिक्षा हमें कैसे मिलनी चाहिए कि जिस शिक्षा से हमें आगे चलकर व्यवसाय मिले और हम समाज में जीने खाने के योग्य बन करके जीवन यापन कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षीण बुद्धि। क्षीण बुद्धि बच्चों की बुद्धि लब्धि आईक्यू होती है। तो जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि या आईक्यू किस लेवल का होता है? आपके ऑप्शन है 70 to 80 के मध्य और 70 से कम, 50 से कम या 80 से 90 के मध्य। तो जो क्षीण बुद्धि वाले होते हैं उन बच्चों की बुद्धि लब्धि आईक्यू लेवल क्या होता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 50 से कम वाले बच्चे को हम क्या बोलते हैं? क्षीण बुद्धि वाले बच्चे बोलते हैं। कम बुद्धि वाले बच्चे और उनका आईक्यू लेवल इससे कम होता है, 50 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता विद्यार्थियों की उपलब्धि को सबसे अधिक प्रभावित करती है? आपके ऑप्शन है अध्यापक की अभिवृत्ति, नेक्स्ट है अध्यापक छात्र अनुक्रिया का स्वरूप, तीसरा है अध्यापक का अनुभव और चौथा है पर्याप्त सुविधाओं का होना। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? आई थिंक कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अध्यापक की अभिवृत्ति। विद्यार्थियों की उपलब्धि को सबसे अधिक प्रभावित कौन करता है? अध्यापक की अभिवृत्ति ही सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, करके सीखना उपयोगी है क्योंकि यह आपके ऑप्शन है यह अधिक रुचिकर है, सेकंड है कक्षा का अनुशासन बनता है, थर्ड है इससे बच्चे व्यस्त रहते हैं और चौथा है बच्चे क्रियाशीलता पसंद करते हैं। तो करके सीखना क्या होता है? जब बच्चा कोई काम को करेगा तभी तो वो ज़्यादा सीख पाएगा ना, और जब वो ज़्यादा करेगा तो उनको वो काम पसंद आने लगेगा तो वो और अच्छे में मेहनत से करेगा। तो करके सीखना सबसे ज़्यादा उपयोगी किस में होता है? कि बच्चे क्रियाशीलता पसंद करते हैं और उस काम को कर करके उसको सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, कह रहा है कि पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से रखा जाता है? जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो किस चीज़ को मुख्य रूप से कंसीडर किया जाता है, किस चीज़ को मुख्य रूप से लिया जाता है, ध्यान दिया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं छात्रों को, सेकंड है शिक्षा के उद्देश्यों की, थर्ड है पाठ्य पुस्तकों की और फोर्थ वन है शिक्षण विधियों को। तो किस चीज़ को ध्यान में रख कर के पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है? आपके आंसर हैं
यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भाई शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रख करके और पाठ्यक्रम करिकुलम का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, जनतंत्र के लिए शिक्षा का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शंस हैं शिक्षा, सबके लिए शिक्षा, नेक्स्ट है स्वतंत्र चिंतन की शिक्षा, ऑप्शन सी है स्वतंत्र रूप से विचारों को प्रकट करने की शिक्षा, और चौथा है उपरोक्त में से सभी। तो जनतंत्र के लिए शिक्षा का क्या अर्थ है? 27वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन डी। ठीक है, स्वतंत्र रूप से विचारों को प्रकट कर सकेगा बच्चा तभी तो ज़्यादा सीखेगा। अगर डर के वो बोलेगा ही नहीं कि उसको क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी, तो कहाँ से सीखेगा। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन है, छात्रों को प्रभावित करने का सरल उपाय क्या है? बच्चे हैं ना बड़े भोले भाले, उनको प्रभावित करने का सबसे आसान तरीका क्या है? आपके ऑप्शन है अपने आचरण को आदर्श रखकर, अपनी विद्वता का प्रदर्शन करके, छात्रों को भयभीत करके और प्राचार्य का सहयोग करके। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का ए नंबर, कि भाई देखिए यू आर अ टीचर, तो आप अपने आचरण को एक आदर्श रखिए बच्चों के सामने, एक रोल मॉडल बन करके रहिए बच्चों के लिए। बच्चों के लिए आप एक रोल मॉडल की तरह रहेंगे तो बच्चे आपकी तरह बनना चाहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, कह रहा है कि जब आप कक्षा में शिक्षण करते हैं, पढ़ा रहे हैं, तो कक्षा में डैश भी साथ साथ चलना चाहिए क्या? मौखिक, आपके ऑप्शन से मौखिक विचार संप्रेषण, अशाब्दिक विचार संप्रेषण, सरल संप्रेषण और सभी प्रकार के संप्रेषण साथ साथ चलना चाहिए जब आप टीचिंग कर रहे हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे होगा अशाब्दिक विचार संप्रेषण, ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, कक्षा संप्रेषण को अधिक प्रभावी बनाने हेतु अध्यापक सहायता लेता है किसकी? आपके ऑप्शन है टीवी की, प्रोजेक्टर की, शिक्षण विधि की, या उपरोक्त सभी की। 30 नंबर का क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31वां नंबर सवाल है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपके पास अगेन 4 ऑप्शन है, पालन पोषण करना, सामने लाना, नेतृत्व देना, या इनमें से सभी। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ पूछ रहा है, तो शिक्षा का अर्थ शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा भाई? सब हो जाएगा। पालन पोषण करना आपके ऑप्शन हो जाएंगे डी नंबर, पालन पोषण, सामने लाना और नेतृत्व करना। इट मीन्स कि ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। आपके ऑप्शन हैं प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन करता है, या वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन करता है, ध्यान व रुचि का अध्ययन करता है, या व्यक्तिगत भेदों का अध्ययन करता है। तो इसमें आपका सवाल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन करता है। ठीक है, बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है। कौन सा कार्य करना होता है? आपके ऑप्शंस हैं वर्गीकरण, सारणीयन, आलेखी निरूपण, या इनमें से सभी। तो आपको बताना है आपका करेक्ट आंसर। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सब कुछ करना है, वर्गीकरण करना है, सारणीयन करना है और आलेखी निरूपण करना। इन सभी को मिलाकर क्या होता है? संकलित आंकड़ों के संबंध में ये सारे कार्य करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है किससे है? मात्र शिक्षा से, मात्र दर्शन से, मात्र मनोविज्ञान से, या इनमें से सभी। तो 4 ऑप्शन हैं यहाँ पर, आप लोग भी बताइए कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, कैसा विज्ञान है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन हैं, मानव व्यवहार का, मानव सिद्धांतों का, शैक्षिक सिद्धांतों का, या मानव की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का।
तो शिक्षा मनोविज्ञान एक किस तरह का विज्ञान है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये मानव के व्यवहारों का विज्ञान है। इस विज्ञान के जरिए आपके किसी भी मानव का, ह्यूमन बीइंग का व्यवहार पता होता है, करना होता है। नेक्स्ट है, बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है। आपके ऑप्शन से रेटिंग स्केल, प्रश्नावली विधि, केस स्टडी या प्रायोगिक विधि। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर इसमें हो जाएगा सी, केस स्टडी। बालक का जो व्यक्तिगत अध्ययन होता है उसमें मनोवैज्ञानिक विधि कैसी होती है? केस स्टडी किया जाता है बच्चे का एकदम शुरुआत से लेकर के अंत तक कि बच्चे में क्या क्या डेवलप हो रहा है, क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, किस तरह का डायग्नोसिस उस पर अप्लाई किया जा सकता है, किस तरह का उसमें खूबियां हैं, इन सब को स्टडी किया जाता है, उसको कहते हैं केस स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त होती है। आपके ऑप्शन से प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, व्यक्ति इतिहास विधि और समाजमिति विधि। तो किस तरह का अध्ययन इसमें प्रयुक्त होता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समाजमिति विधि। एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त होता है समाजमिति विधि। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन का एक उद्देश्य है। ऑप्शन से विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक ना होना, छात्र की योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान न रखना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का क्या उद्देश्य है? 38 नंबर क्वेश्चन है, आपको करेक्ट वन आंसर बताना है। तो इसका सबसे बढ़िया और सटीक आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना। शिक्षा शास्त्र में क्या होता है ना कि सारे क्वेश्चन, सारे जो ऑप्शंस होते हैं ना, आपको टू द पॉइंट लगते हैं, लगता है कि हाँ ये सारा सब कुछ ठीक है, लेकिन उनमें से भी आपको मेजर करेक्ट ढूंढना होता है, सबसे ज़्यादा नियरेस्ट और सटीक आंसर ढूंढना होता है। नेक्स्ट है, शैशवावस्था में बालक में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आपके ऑप्शन से अनुकरण करना, सहयोग लेना, आश्रिता, या इनमें से सभी। तो शैशवावस्था में पाया जाता है ऑप्शन नंबर डी, सब कुछ पाया जाता है। ये बच्चा अनुकरण करने लगता है, सहयोग भी लेता है, और चूंकि वो बच्चा है तो आश्रित तो वो रहेगा ही। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, मूल्यांकन का क्षेत्र है। ऑप्शन है सीमित, असीमित, संकुचित या व्यापक। तो मूल्यांकन का कैसा क्षेत्र होना चाहिए, है ना? सीमित है। मूल्यांकन का क्षेत्र कैसा है? ऑप्शन ए सीमित है। शिक्षण प्रक्रिया के अंग हैं। कौन कौन सा अंग है शिक्षण प्रक्रिया के? आपके ऑप्शंस हैं, शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण को सार्थक बनाने वाले ज्ञानानुभव, या शिक्षण का मूल्यांकन, या उपयुक्त में से सभी। तो शिक्षण प्रक्रिया के अंग हैं। क्या हो जाएगा आपका आंसर? ऑप्शन डी, ये सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर कि शिक्षा शिक्षण का उद्देश्य भी है, और ये ज्ञान अनुभव भी है, और शिक्षण का मूल्यांकन भी है। इट मीन्स कि डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है, शिक्षा का संबंध है किससे? शिक्षा के उद्देश्यों से, विद्यार्थी व शिक्षक से, कक्षा पर्यावरण व वातावरण से, या उपयुक्त सभी से। तो शिक्षा का किससे संबंध है? आपका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, क्योंकि बालक, शिक्षार्थी, कक्षा, पर्यावरण, वातावरण, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा, इसीलिए डी आपका आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रशिक्षण के निर्माण में समय लगता है। कितना समय लगता है? अधिक समय, कम समय, कठिन समय, या सरल समय। तो कैसा वाला समय लगता है भाई? वस्तुनिष्ठ प्रशिक्षण है, अधिक समय लगेगा,
ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, बालक के निजी व्यवहार का अंकन करने में कौन सी विधि सहायक होती है? बालक के निजी व्यवहार का अंकन करने में कौन सी विधि सहायक होती है? ऑप्शन है नियंत्रण निरीक्षण विधि, मनोभौतिक विधि, चिकित्सालय विधि या आत्मनिष्ठ अंकन विधि। आपको बताना है 44 का आंसर क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नियंत्रण निरीक्षण विधि। अगला सवाल है, किसी विधि में एक ही बालक का अध्ययन किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं क्षैतिज विधि, मनोभौतिक विधि, सांख्यिकीय विधि और प्रयोगात्मक विधि। तो इसमें से कौन सी विधि सही हो जाएगा? 45 का ऑप्शन नंबर बी, मनोभौतिक विधि आपका सही आंसर है। इसमें मनोभौतिक विधि में एक ही बालक का अध्ययन किया जाता है। इसमें आप 2-4 बालक या पेयर को लेकर, किसी तरह के ग्रुप को लेकर सामूहिक अध्ययन नहीं कर सकते हैं। इसमें पर्टिकुलर एक बालक को लेकर इसमें मनोभौतिक विधि द्वारा बालक का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल है, किसी विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले, दोनों के बीच के होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वो कौन सी विधि है? प्रश्नकर्ता विधि, मनोभौतिकी विधि, आत्मनिष्ठ अंकन विधि या प्रयोगात्मक विधि। तो इसमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोभौतिकी विधि। मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ये जो मनोभौतिकी विधि है, मनोभौतिकी विधि मात्रात्मक रूप से शारीरिक उत्तेजनाओं और उनके द्वारा उत्पन्न संवेदनाओं और धारणाओं के बीच संबंधों की जांच करती है। मनुष्य के बीच में, बालक के बीच में जो भी संवेदना उत्पन्न होती है उनके मन में, और जो धारणाएं बनती जाती है संवेदनाओं के जरिए, तो इन दोनों के बीच में जो संबंध स्थापित की जाती है, फिर उनकी जो जांच होती है, उसी जांच को हम लोग मनोभौतिकी विधि अध्ययन कहते हैं। अगला सवाल है, बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है कितना परसेंट? 60%, 80%, 90% और 50%। तो ये तो एकदम से लड्डू क्वेश्चन है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। हम लोग जानते हैं कि बाल्यावस्था में ही बच्चे का माइंड 90% डेवलप हो जाता है। इसलिए बच्चा जब छोटा होता है 6 मंथ का, 8 मंथ का, तो तब भी 90% उसके माइंड का विकास हो गया होता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, बालकों को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यह कथन किसका है? स्ट्रेंग का, प्याजे का, ब्रूनर का या कॉलशैनिक का? इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये कॉलशैनिक का कहना है कि बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा उनकी नैतिक मोरल एजुकेशन उसको प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट है, विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने क्या कहा था? आपके ऑप्शंस हैं, व्यक्तित्व का विश्लेषण किया या मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया या बालक के शारीरिक विकास का विश्लेषण किया या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैकडूगल ने क्या किया था? मैकडूगल ने इसके जरिए बच्चों के मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया था। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? शिशु अवस्था में, युवा अवस्था में, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में? तो सबसे जो ज़्यादा होता है, तूफानी एज भी इसको कहते हैं हम लोग ना, किशोरावस्था में। इसको भाई साहब तूफानी एज भी कहते हैं। इसमें बच्चों का संवेग एकदम से, उनके संवेगों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिखने लगता है। जो ना करने बोलो वही काम वो करता है और अपने मन की करता है। इसमें वो किसी का कोई दो राय नहीं है। इसमें बच्चे किशोरावस्था में सिर्फ और सिर्फ अपने मन की करता है।
उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि ये सही है या गलत है, बस कर गुजरता है। नेक्स्ट है वृद्धि और विकास है। आपके ऑप्शंस हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के समान हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो वृद्धि और विकास क्या है? ये एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे का कोई वैल्यू नहीं, कोई महत्व नहीं, इसीलिए ये दोनों मिलकर के वृद्धि और विकास को पूरा करते हैं। नेक्स्ट है, एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 है, 150 है, तो वो बालक क्या कहलाएगा? किसी बालक की बुद्धि लब्धि 150 है तो वो बालक क्या कहेगा? मंद बुद्धि कहलाएगा, या पिछड़ा कहलाएगा, या प्रतिभाशाली कहलाएगा, या असंतुलित कहलाएगा। तो बुद्धि लब्धि जिसकी 90 से कम होती है, जैसे 50, 60, 70, वो तो मंद बुद्धि की कैटेगरी में जाता है। पिछड़ा, इनमें से कोई वर्ड ऐसा है नहीं। 150 से अधिक जिसकी बुद्धि लब्धि रहेगी वो बच्चा प्रतिभाशाली कहाएगा। क्या कहेगा वो बच्चा? प्रतिभाशाली। 150 से ऊपर रहने से वो बच्चा प्रतिभाशाली कहाएगा। यहाँ पर आपके ऑप्शन से बी, कि वो पिछड़ा कहलाएगा। वो बच्चा क्या कहलाएगा? पिछड़ा कहलाएगा। इस आंसर को एक बार ज़रा देख लीजिएगा। आई थिंक कि इसका आंसर होना चाहिए प्रतिभाशाली, लेकिन सीबीएसई इसका आंसर पिछड़ा बताता है। नेक्स्ट है, सृजनशील बालकों का लक्षण है। आपके ऑप्शंस हैं, समस्याओं के प्रति सजगता का अभाव, गतिशील चिंतन का अभाव, अनमन्यता और जिज्ञासा। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 53 का 53 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, सृजनशील बालकों का लक्षण है जिज्ञासा। वो जिज्ञासा से भरे होते हैं और एक के बाद और चीज़ें जानने के लिए एकदम जिज्ञासु रहते हैं। नेक्स्ट है, विकासात्मक पद्धति को कहते हैं क्या? आपके ऑप्शन है, उपचारात्मक विधि, सांख्यिकी विधि, उत्पत्ति मूलक विधि, या जीव इतिहास पद्धति। तो क्या कहते हैं विकासात्मक पद्धति को? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पत्ति मूलक विधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण के अंतर्गत आते हैं क्या? हवा, प्रकाश, जल और इनमें से सभी। तो वातावरण के अंतर्गत क्या आते हैं? आते हैं प्रकाश। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, शिशु का विकास प्रारंभ होता है। शिशु का विकास कब प्रारंभ होता है? जन्म के पश्चात, किशोरावस्था में, बाल्यकाल में, या गर्भकाल में। 4 ऑप्शन से आपको बताना है कि शिशु का विकास कहाँ से प्रारंभ होता है, कब से प्रारंभ होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब से वो माँ के गर्भ में होता है तभी से उसका विकास प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, सामाजिक स्थिति वंशानुक्रमणीय है। सामाजिक स्थिति वंशानुक्रमणीय है, होती है। पहला ऑप्शन है होती है, या वंशानुक्रमणीय नहीं होती है, या वंशानुक्रमणीय कुछ होती है, या वंशानुक्रमणीय बिल्कुल नहीं होती। तो सामाजिक स्थिति वंशानुक्रमणीय कैसी कैसी होती है या नहीं होती है, अब आपको यहाँ पे बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कि जो सामाजिक स्थिति है वो वंशानुक्रमणीय होती है। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वंश का बुद्धि पर प्रभाव देखने के लिए सैनिकों के वंशज का अध्ययन किसने किया है? वंश का बुद्धि पर प्रभाव देखने के लिए सैनिकों के वंशज का अध्ययन किया है। तो अध्ययन किसने किया है? स्पीयरमैन ने, गोडार्ड ने, न्यूमैन ने, या शेल्डन ने। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, यस, गोडार्ड ने। ठीक है,
वंश का बुद्धि पर प्रभाव देखने के लिए सैनिकों के वंशज का अध्ययन किसने किया था? गोडार्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर, मूल प्रवृत्ति का प्रभाव शक्ति प्रदान करता है। मूल प्रवृत्ति का प्रभाव शक्ति प्रदान करता है किस पर? बालकों के व्यवहार को, बालकों के विकास को, व्यक्ति के विकास को या व्यक्ति के व्यवहार को। आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 59 आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मूल प्रवृत्ति का प्रभाव शक्ति प्रदान करता है व्यक्ति के व्यवहार को। अगला क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति का प्रतीक होता है, क्या होता है? आपके ऑप्शन से वेग, समवेग, वंश या प्रवृत्तियाँ। तो 60वें नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समवेगों का, मूल प्रवृत्ति का प्रतीक समवेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि, इट मीन्स कि आईक्यू का संबंध किससे है? ज्ञान से, विवेक से, तर्क से या बुद्धि से? तो आपको इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धि लब्धि से आपको सेंस आ रहा है ना, इसका आंसर हो जाएगा बुद्धि से। बुद्धि लब्धि आईक्यू का संबंध किससे है? बुद्धि से है। और बात बुद्धि लब्धि की आई है तो जरा इसके बारे में समझ लीजिए कि बुद्धि लब्धि का सिद्धांत किसने दिया है, ये किसकी अवधारणा है? ये विलियम स्टर्न ने बुद्धि लब्धि की अवधारणा को तैयार किया था 1912 में। ठीक है, आईक्यू मानसिक आयु को कालानुक्रमिक आयु से विभाजित किया जाता है और 100 से गुना करके उसको संदर्भित किया जाता है। दशमलव बिंदु को हटाने के लिए 100 संख्या का उपयोग गुणांक के रूप में किया जाता है। तो इसके जनक के रूप में कौन है? विलियम स्टर्न है। और इसकी खोज कब की गई थी? इस सिद्धांत की खोज 1912 में, यानी कि 20वीं शताब्दी के शुरुआत में अल्फ्रेड बाइनेट और थियोडर सीमन द्वारा प्रस्तावित पद्धतियों के लिए किया गया था, जो आधुनिक बच्चों के बौद्धिक प्रशिक्षण के लिए ये विधि अपनाया जाता है। विलियम स्टर्न कहाँ के थे? ये जर्मनी के थे। कहाँ के थे ये? तो आपका ये जर्मनी के थे। ठीक है, चलिए ठीक है। या बुद्धि से, तो बुद्धि लब्धि का संबंध किससे है? आंसर करिए आप लोग भी। आपका आंसर हो जाएगा डी। नाम से ही पता चल रहा है ना, बुद्धि की बात कर रहे हैं। बुद्धि लब्धि का सिद्धांत बुद्धि से संबंधित है। अगला है, किसके विचार में शिशुअवस्था में बालक प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? ऐसा किसके विचार से माना गया है? शिशुअवस्था में बालक प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन से इसमें देखिए, सिगमंड फ्राइड, स्किनर, वॉटसन और इनमें से कोई नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये है सिगमंड फ्राइड। इसने अपने ही बच्चे पे एक्सपेरिमेंट किया था, है ना, और सारी चीज़ें पता कर रखी थी। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि आईक्यू को ज्ञात करने का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो आईक्यू बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र दिया है किसने? थ्रस्टन ने, स्टर्न ने, स्पीयरमैन ने और बीने ने। आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टर्न ने दिया है। बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र, फॉर्मूला किसने दिया है? स्टर्न ने। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, शिक्षक का सर्वोच्च कर्तव्य है वह, आपके ऑप्शंस हैं, अपने समुदाय की सेवा करे, प्राचार्य के आदेशों का अनुसरण करे, छात्रों का कल्याण करे और शिक्षकों की मंडली में रहे। भाई तो ये तो कोई नहीं कहेगा कि एक टीचर होकर के आप शिक्षकों की मंडली में बैठे रहें, ये तो एकदम गलत हो जाएगा ना। आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि आप किसी भी हाल में जो है सो
छात्रों का कल्याण करे। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, छात्रों का कल्याण करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? जो सामान्य बुद्धि के बालक होते हैं वो प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? 11 माह में, 16 माह में, 34 माह में या 51 माह में? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? बच्चे जनरली आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 माह में बच्चे, सामान्य बुद्धि वाले बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि 30 महीने 32 महीने तक बच्चे नहीं बोलते हैं, तो उन लोगों में क्या होता है ना कि वो थोड़ा लेट से बोलते हैं। 3 साल के बाद भी बच्चे बोलते हैं, लेकिन ऐसा रेयर केस में होता है, 1-2 केस में ही ऐसा होता है। और वो अच्छा बोलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बोलते, और उसकी बुद्धि लब्धि भी ठीक होती है। लेकिन जनरली सामान्य बुद्धि वाले बालकों का जो बोलने की अवस्था होती है वो 11 माह का होता है। क्वेश्चन नंबर 66, इसका फॉर्मूला भी है, बुद्धि लब्धि निकालने का सही फॉर्मूला कौन सा है? वास्तविक आयु बटा मानसिक आयु इंटू 100। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट वन कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 66, सही आंसर बताइए। ये बहुत इजी है, लड्डू क्वेश्चन है ये। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या निकाल दें, उनकी मानसिक आयु बाई जो उसका रियल आयु होता है, रियल वास्तविक आयु, और इंटू 100 करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह खेल जिसमें बालक स्वयं को कुछ बनाता है, तो वो क्या होता है? रचनात्मक, काल्पनिक, स्वतंत्र और इनमें से कोई नहीं। आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि उसमें क्या होता है। वह खेल जिसमें बालक स्वयं को कुछ बनाता है, क्या होता है? तो स्वयं को कुछ बनाता है, इट मीन्स कि बच्चा जब कुछ कर करके सीखता है तो वो क्या करता है? वो रचना कर रहे हैं, रचनात्मक कार्य करता है वो। आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रचनात्मक, क्रिएटिविटी। नेक्स्ट है, भाषा सीखने, भाषा विकास के क्रम में अंतिम जो क्रम होता है, सोपान है, वो क्या है? ध्वनि पहचानना, ध्वनि का उच्चारण करना, शब्दों का उच्चारण, या भाषा विकास की पूर्णावस्था। तो 68 का आपको बताना है सही आंसर क्या हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाषा विकास की पूर्णावस्था। अगला सवाल है, शिक्षा का कार्य है, शिक्षा का कार्य है, आपके पास 4 ऑप्शन है, बताना है। पहला है अर्जित रुचियों को स्वाभाविक बनाना, जन्मजात रुचियों को बदलना, जन्मजात व अर्जित रुचियों को अलग अलग रखना, या जन्मजात व अर्जित रुचियों को मिला देना। क्या होगा आपका आंसर? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, अर्जित रुचियों को स्वाभाविक बनाना। अगला है, रक्त प्रधान व्यक्ति, ऑप्शन हैं, प्रश्नचित होते हैं, चंचल होते हैं, क्रियाशील होते हैं, या इनमें से सभी होते हैं। तो रक्त प्रधान व्यक्ति कैसे होते हैं? रक्त प्रधान व्यक्ति इनमें से सभी होते हैं, वो प्रश्नचित भी होते हैं, खुश भी रहते हैं, चंचल भी होते हैं और एक्टिव भी होते हैं, ये सब कुछ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71वां सवाल, कह रहा है कि सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त गौण नियम भी है जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं। तो वो गौण नियम कौन कौन से हैं? पहला है प्रयत्न व भूल का नियम, दूसरा है बहुप्रतिक्रिया का नियम, तीसरा है अभ्यास का नियम, और चौथा है प्रभाव का नियम। तो 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बहुप्रतिक्रिया नियम। ठीक है, जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं वो बहुप्रतिक्रिया नियम होते हैं, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्न में से जो अधिगम के स्थानांतरण का सिद्धांत नहीं है वो क्या है? समान अंशों का सिद्धांत, असमान अंशों का सिद्धांत, सामान्यकरण का सिद्धांत, या द्विपक्षीय सिद्धांत।
तो जो अधिगम के स्थानांतरण का सिद्धांत नहीं है, नहीं वाला वर्ड पे बच्चों आप लोग थोड़ा फोकस करेंगे। नहीं, नहीं पर ठीक है। तो नहीं वाला पूछ रहा है, आपको बताना है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। असमान अंशों का जो सिद्धांत होता है वो अधिगम के स्थानांतरण का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट है सीखना। सीखना प्रभावित होता है मन से, आत्मा से, वृद्धि से या प्रेरणा से। सीखना जो है लर्निंग किससे इफेक्टिव होती है, आपको बताना है। 73 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, प्रेरणा से। सीखना प्रभावित होता है किससे, मोटिवेशन से, प्रेरणा से। अगला सवाल है मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है कहाँ से। लैटिन भाषा के मी धातु से, मोट धातु से, मोटम धातु से या मोम धातु से। तो मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, लैटिन भाषा के किस वर्ड से हुई है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, मोटम धातु से मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला सवाल है अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला है आवश्यकताएं, आकांक्षा, स्तर एवं रुचि। तीसरा है संवेगात्मक स्थिति और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले ये कारक इनमें से कोई नहीं है। ना ही आवश्यकता है, ना ही आकांक्षा, स्तर एवं रुचि है और ना ही संवेगात्मक स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर, क्या कह रहा है कि जो दृष्टिहीन बालकों को शिक्षण दिया जाता है वो शिक्षण है दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा, टंकन द्वारा, ब्रेल पद्धति द्वारा या गाने बजाने द्वारा। तो दृष्टिहीन बालकों की बात आई है, नेत्रहीन जिनकी आंखें नहीं हैं, कैसे पढ़ेंगे वो लोग। तो वो लोग कैसे पढ़ेंगे, ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं वो लोग। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, नेत्रहीन बच्चे ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं। अगला सवाल है वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन आते हैं। आपके ऑप्शन है दृष्टिहीन व अपंग बालक, मंदबुद्धि व हकलाने वाले बालक, पूर्ण बधिर या आंशिक बधिर वाले बालक और उपयुक्त में से सभी। तो वंचित वर्ग हम लोग किसको कहते हैं, वो उसको किस श्रेणी में रखा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है प्रतिभाशाली बालक होते हैं। प्रतिभाशाली बालक होते हैं, कौन होते हैं, कैसे होते हैं, जन्मजात होते हैं या बाद में होते हैं या आनुवंशिक होते हैं या इनमें से कोई नहीं। 78 का आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में लिखिए। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो जन्मजात होते हैं, उनकी हेरिडिटी में होती है। ठीक है, नेक्स्ट है विकलांग बालकों के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से बालक आते हैं। नेत्रहीन बालक, शारीरिक विकलांग बालक, गूंगे तथा बहरे बालक या इनमें से सभी। क्या ये सारे विकलांग बालक की क्वालिटी होती है, नेत्रहीन होना, शारीरिक विकलांग होना, गूंगा बहरा होना। बताइए आप लोग जरा सा। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ये सब विकलांग की कैटेगरी में आते हैं। कोई नेत्रहीन है तो वो भी विकलांग है, शरीर से हाथ नहीं है, पैर नहीं है तो वो भी विकलांग है। अगर वो गूंगा है या बहरा है, बोल नहीं सकता या सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, तो वो सब क्या है, वे सब विकलांग की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन है मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता होती है। आपके ऑप्शन है संवेगात्मक रूप से अस्थिर, सीमित रुचि वाले, निरंतर अवस्था का होना या उपयुक्त में से सभी।
80 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की यही विशेषता होती है कि वो संवेदनात्मक रूप से अस्थिर होते हैं, सीमित रुचि वाले होते हैं, उनको किसी ज़्यादा चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता है और निरंतर अवस्था का होना होता है। तो ये सब है। 81 कह रहा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तमसे श्री गुरुवे नमः। शिष्य के लिए गुरु की उपयुक्त मान्यता किस शिक्षा दर्शन के अनुसार है? तो ये जो इतना सुंदर खूबसूरत सा श्लोक है ना, कह रहा है कि किस शिक्षा दर्शन के अनुसार गुरु को इतना श्रेष्ठ बताया गया है। आपके ऑप्शंस हैं प्रकृतिवाद, मार्क्सवाद, यथार्थवाद या आदर्शवाद। आपका आंसर क्या होगा? और इसका कोई भी गलती नहीं करेगा बच्चे, है ना। इसका आंसर देखिए बहुत ईजी है। गुरु के बारे में हम कब इतना अच्छा सोच सकते हैं? जब हम आदर्श को फॉलो करेंगे, डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आदर्शवाद। अगला है यथार्थवादी शिक्षा निम्नांकित पर केंद्रित है। तो जो ये यथार्थवादी शिक्षा है ये किस पर केंद्रित है? आपको बताना है। ये वर्तमान काल पर केंद्रित है या भूतकाल पे केंद्रित है या भविष्य काल में केंद्रित है या उपयुक्त तीनों काल में ये केंद्रित है। यथार्थवादी शिक्षा क्या इन सभी कालों पर केंद्रित होता है? आपको बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि हम वर्तमान की बात करते हैं, भूत भविष्य तो हमने नहीं देखा। यथार्थ मतलब ही होता है सच, फैक्ट। ये आज की बात करता है, सिर्फ और सिर्फ आज की बात करता है, बीते हुए कल या आने वाले कल की बात नहीं करता। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को इस ओर प्रवृत्त करना है। किस ओर? आपके ऑप्शन है इच्छा न कर कर्म में प्रवृत्त करना, 4 आर्य सत्यों का ज्ञान करना, सत्य जीवन की ओर या मोक्ष प्राप्ति। आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें 83 का? इसमें आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इच्छा न कर क्रम में प्रवृत्त करना। ठीक है। अगला सवाल है भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार आदर्शवाद आइडियलिज्म का रूप निम्नलिखित है। तो ये आदर्शवाद का रूप जो है वो निम्नांकित है। किसके अनुसार है ना? भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार। तो वो कौन सा है? जैसे आध्यात्मवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद या प्रकृतिवाद। किनके अनुसार है? 84 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आध्यात्मवाद के अनुसार है। आदर्शवाद का रूप निम्नांकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा उस सन्निहित पूर्णता का प्रकाश है जो मनुष्य में पहले से ही विद्यमान है। यह कथन किस भारतीय चिंतक के शिक्षा दर्शन को व्यक्त करता है? आपके ऑप्शंस हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, महर्षि अरविंद और स्वामी विवेकानंद। तो आपको बताना है कि शिक्षा उस सन्निहित पूर्णता का प्रकाश है जो मनुष्य में पहले से ही विद्यमान है। इतनी सुंदर लाइन कहने वाले वो महात्मा कौन थे? आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा वो स्वामी विवेकानंद थे। ठीक है, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद ने कहा है। और यह कथन किस भारतीय चिंतक के दर्शन को व्यक्त करता है? तो ये स्वामी विवेकानंद के चिंतक के दर्शन को व्यक्त करता है। अगला सवाल है बुनियादी शिक्षा योजना के आधारभूत सिद्धांत थे। आपके ऑप्शन है शिक्षा स्वावलंबी हो, उद्योग से समाहित कर सभी विषय पढ़ाए जाएं, उसके बाद है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो और चौथा है उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा 86 का ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला सवाल है नालंदा बौद्ध शिक्षा केंद्र में द्वार पंडित का क्या कार्य है? आपके ऑप्शन है कुलपति का कार्य करना, विद्यार्थियों के आने जाने को नियंत्रित करता था, प्रवेश हेतु परीक्षा लेता था या चौकीदारी का कार्य करता था। नालंदा बौद्ध शिक्षा केंद्र में द्वार पंडित क्या करते थे? आपको यहाँ पे बताना।
तो वहाँ के जो द्वार पंडित रहते थे वो क्या करते थे, प्रवेश हेतु परीक्षा लेते थे, तब जा कर के प्रवेश देते थे। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। 88 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है नालंदा बौद्ध शिक्षा केंद्र में कौन कौन से भारतीय मूल्यों का प्रावधान है। आपके ऑप्शन है धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी समाज, लोकतंत्रात्मक मूल्य या उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा 88 का? 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा योजना का भारतीय शिक्षा में क्या योगदान था। ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा योजना का भारतीय शिक्षा में क्या योगदान था। आपके ऑप्शन से 7 से 14 वर्ष की शिक्षा निःशुल्क अनिवार्य हो, या शिक्षा का औद्योगिकरण हो, या शिक्षा का राजनीतिकरण हो, या शिक्षा का पूर्ण आत्मनिर्भरीकरण हो। तो आपको बताना है कि 89 का क्या आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि 7 से लेकर 14 वर्ष की शिक्षा जो है वो एकदम निःशुल्क और एकदम अनिवार्य इनिशियल कर दिया जाए। 90 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक एक दार्शनिक मित्र तथा पथ प्रदर्शक यानी कि फिलोसोफर, फ्रेंड एंड गाइड है। शिक्षक जो कि बालक को अपने ढंग के अनुसार होने हेतु प्रदान करता है। ये शब्द निम्नलिखित में से किस चिंतक के थे। आपके ऑप्शन है महर्षि अरविंद, या महात्मा गांधी, या स्वामी विवेकानंदा, या स्वामी दयानंद सरस्वती। तो किस शिक्षाविद ने यह कहा था कि बालक को अपने ढंग के अनुसार होने हेतु प्रदान कर लेता है। ये शब्द किस चिंतक के थे। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 90 का सी नंबर ऑप्शन। ये भी बात कथन जो है वो स्वामी विवेकानंद के थे। नेक्स्ट है, आई थिंक कि आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे